अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले 78 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2024 की सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम लोग इस वक्त घाटकोपर चिराग नगर में हैं और SDI उम्मीद सुन्नी दावत इस्लामी की जो एजुकेशनल टीम है उसके साथ मिलकर क्रिटिकेयर एशिया और होप्स इंडिया और उसी के साथ हमारे डॉक्टर्स की एक टीम यहाँ पर मौजूद है जो मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स को इस वक्त दवाइयाँ उनके साथ डिस्कशन करना, उनका डायग्नोसिस करना, उनको दवाई प्रिस्क्राइब करना, उनके आगे का जो पेशेंट्स के लिए जो डिसीज़ के लिए मैनेजमेंट है उसके लिए उनको मालूमात देना, कुछ अवेयरनेस पैदा करना। इसमें यहाँ पर बहुत नामवर डॉक्टर्स क्रिटिकेयर एशिया की तरफ से आए हुए हैं। इसके लिए हम उनका स्वागत भी करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने समाज सेवा के भाव से आज यहाँ आकर हमारे साथ इस एरिया में इतने सारे पेशेंट्स को सुबह 10 बजे से पेशेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक आने का मुसलसल तांता लगा हुआ है। हमारी खुशी इसमें नहीं है कि पेशेंट्स ज़्यादा हैं, बल्कि हमारी खुशी इसमें है कि हम इतने लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि बीमारियों से घबरा कर उससे भागना ये दानिशमंदी नहीं है, बल्कि बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल करके उससे बचना और अगर हो जाए तो उसको मैनेज करना। और किस तरह से मैनेज करना, मुख्तलिफ़ तरह की स्कीम्स होती हैं, हमें अवेयरनेस ही नहीं होता। पूरी की पूरी फैमिली, एक आदमी बीमार होता है तो पूरी फैमिली बीमार हो जाती है, उनको पता नहीं होता कि उन स्कीम्स से किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए, सस्ते में भी इलाज कराया जा सकता है और बेस्ट इलाज कराया जा सकता है। इसका अवेयरनेस हमारे दरमियान नहीं है। तो मैंने ज़रूरी समझा, हमारे मार्केटिंग मैनेजर यहाँ आदम हमदुल्ले साहब भी बैठे हुए हैं, इस वक्त वो कैमरे में नहीं है, लेकिन हमारा कैमरामैन उसको आपको बताएगा कि आदम भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इससे पहले इनके सीनियर डॉक्टर नवीन भी यहाँ पर आकर गए, उनसे भी मेरी काफ़ी गुफ्तगू हुई और उन्होंने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस की। तो इस वक्त मेरे पास 2 ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, जो आमतौर पे पब्लिक को नहीं पता होता कि ऐसे डॉक्टर्स को क्या कहते हैं। तो इस वक्त मेरे पास 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं और मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। डॉक्टर जीतेश भी हैं और डॉक्टर जय हैं। तो ये दोनों की खिदमत में हम आदाब पेश करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और अप्रिसिएट करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त हमको दिया और हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे राइट साइड में बैठे हुए डॉक्टर जय से गुफ्तगू करना चाहूँगा। गुड आफ्टरनून सर। यस सर, हाय सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू कि आपने ये मौका दिया हमें कि हम इतने लोगों तक पहुंच पाए, एक मैसेज ला पाए कि कैंसर जैसी बीमारी से डरना नहीं चाहिए। कैंसर का इलाज बहुत ही अच्छे से हो सकता है एंड क्रिटिकेयर एशिया का ये नियम है कि पैसा बाद में आता है, पहले इलाज ज़रूरी है। एंड ये पैसे के लिए कभी किसी का इलाज या कुछ डिले नहीं होगा। एंड मैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, ब्रेस्ट कैंसर का अच्छे से क्योरेटिव इलाज करना बहुत ही अच्छे से पॉसिबल है अभी। एंड ये सारी की सारी सुविधा यहाँ पे घाटकोपर कुर्ला में आपके पास है और बहुत ही अच्छे से हो सकता है। अगर मतलब आपको आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आगे कुछ दिक्कत है तो आइए हमसे मिलिए, हम हैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए। जी, साथ ही साथ मैं डॉक्टर जीतेश से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी एक शुरू में अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करें और उसके बाद हम एक डिस्कशन करेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए। जी। नमस्कार, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और अवसर प्रदान करने के लिए कि मैं यहाँ पर आके लोगों की हेल्प कर सकूँ, लोगों तक पहुँच सकूँ। मैं डॉक्टर जितेश राजपुरोहित हूँ। मैं कैंसर सर्जन हूँ और मैं स्पेशलाइज़ करता हूँ लंग कैंसर्स में और थोरैक्स के अंदर, बेसिकली छाती के अंदर जो भी प्रकार का कैंसर होता है, मैं उस चीज़ का ट्रीटमेंट करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं डॉक्टर जय से पूछना चाहूँगा कि सर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो इसके कॉमन होने की रीज़न्स क्या हैं? क्या ये हेरिडिटी है उस वजह से है, या लाइफस्टाइल की वजह से है, या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से है? इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो सर ने बहुत ही सही पकड़ा है।
आम तौर पे अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में करते हैं बात, तो जो हेरिडिटरी टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हार्डली 10 से 12% में ही होता है। रिमेनिंग जो है, जो जो 85 to 90% ऑफ द टाइम जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जैसे कि सर ने बराबर से बोला है, जो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस हुआ है, जो हम वो जो वेस्टर्नाइज कल्चर जो अपना रहे हैं, कि जो अर्बनाइजेशन हुआ है, हमारे खाने पीने का पूरा व्यवहार चेंज हो चुका है अभी। हम कैसे जीते हैं, हम कितना स्ट्रेस में है, बहुत कुछ चेंजेस आए हैं जिसका कि हमारी बॉडी पे असर हो रहा है। और साथ साथ में जैसे कि सर ने एकदम बराबर से कहा कि एनवायरमेंटल चेंजेस भी इतने सारे हैं। अ, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। इसलिए मतलब एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, कि अभी भी आप अगर इंडिया के किसी गांव में जाओ, अपने देश के किसी गांव में जाओ, तो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण बहुत ही कम होता है, आई क्योंकि सी, लोग अच्छा। बहुत ही सादाई से रहते हैं। जी। लोग मतलब खाना पीना भी सिंपल रहता है, इतना प्रोसेस्ड फूड नहीं रहता है कि ये पैक्ड फूड नहीं रहता है। वर्सेस जो हम किसी सिटी में आते हैं, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा हद तक पाया जाता है, क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है। एंड प्लस ऑफ कोर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, दे आल्सो प्ले अ बिग पार्ट। जी। एंड दूसरा था कि लाइफस्टाइल के साथ आजकल हम देख रहे हैं कि जो लेडीज़ भी है, उनमें बच्चा भी 30 के एज के बाद हो रहा है, क्योंकि शादी सबकी लेट हो रही लेट है। हो रही है। तो जी। वैसे ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं अभी, कि ओवरऑल हम कैंसर के बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में अगर हम चेंजेस लाएं तो इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, या इसका इफ़ेक्ट अपने ऊपर ना आए तो ऐसे उसको दूर रखा जा सकता है। तो ऐसे कौन से चेंजेस आप सजेस्ट करना चाहेंगे लाइफस्टाइल में? डेफिनेटली, तो लाइफस्टाइल में सबसे पहला चेंज ये लाना है कि हमको ये समझना है कि मैं अमर नहीं हूँ। हाँ, जी। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि ब्रेस्ट कैंसर मेरे बाजू वाले घर में ही आ सकता है, मेरे घर में नहीं आ सकता है। जी, जी। तो इसके लिए सभी लेडीज़ को एक टाइम, सॉरी, आई एम रियल सॉरी, सभी लेडीज़ जो कि 20 साल से ज़्यादा है, उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ही आसान है, अच्छा, ये महीने में सेल्फ हो एक टाइम सकता है करना। सर? मतलब खुद से कर डेफिनेटली, सकते हैं इसको खुद एग्ज़ामिन? से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अच्छा, कर ये बहुत सकते अच्छी बात हैं। बताई आपने, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक शर्म होती है ना हाँ हाँ कि हाँ, भाई किसी के पास एग्जामिनेशन के लिए जाऊं, तो एक तरह का हेजिटेशन होता है करेक्ट और इस करेक्ट वजह से आदमी छुपा छुपा के रखता है, और जब उसको करेक्ट रियलाइज होता है तो काफ़ी देर हो जाती है। करेक्ट। तो 20 के एज के ऊपर से इसको कैसे एग्जामिन कर सकते हैं? तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए एक टाइम आपका मासिक पूरा हो जाए, मतलब महीना जो आता है वो पूरा हो जाए, उसके एक हफ्ते बाद हम अपने आप को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो आईने के सामने खड़े रह के एक टाइम कंफर्म करना है कि दोनों ब्रेस्ट का साइज और सब सेम है। फिर लेट के मतलब बिस्तर पे लेट के पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है अच्छे से। कभी भी ऐसे प्रेस करके देखना है, हमें कभी भी पिंच नहीं करना है। तो ऐसे पूरे ब्रेस्ट को, दोनों साइड के ब्रेस्ट को और बगल को हम खुद ही अपने आप एग्जामिन कर सकते हैं। आप जब ये 2 से 3 बार करते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि ये आपके लिए नॉर्मल है। और कुछ नई गांठ या कुछ आए तो आराम से खुद पेशेंट खुद ही या लेडीज खुद ही कैच कर सकते हैं। हाँ। अगर ऐसे कुछ नई गांठ आई है, जी। तो ये हमें समझना है कि 85% ऑफ द टाइम ब्रेस्ट कैंसर पेनलेस गांठ होती है। अच्छा, इसमें तो पेन नहीं होता? पेन नहीं होता हाँ, है। ये भी एक तरह का एक मिसकंसेप्शन है या कि मुझे तो कोई दर्द ही नहीं हो रहा है तो करेक्ट, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये बात अच्छी बताई कि इसमें पेन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो 85% सकता है। तक, या 85%, हाँ। 85%। तो अच्छा। अगर ऐसे कुछ गांठ आई है, तो आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और फिर हम आगे से वहाँ वहाँ से इलाज शुरू कर सकते हैं। हर गांठ कैंसर नहीं होती है, ये हर भी एक गांठ चीज़ है, कैंसर नहीं हाँ, होती। वरना डर जाएंगे। हाँ, हाँ। बट आपको ये समझना है कि गांठ है तो क्यों है, हमें हाँ, उसका कारण ढूंढना पता है। चलना जी। बहुत ही जी। जरूरी है। यानी इग्नोर नहीं करना है इग्नोर कि नहीं चलो ये करना। तो नॉर्मल है। Yes, तो नहीं नहीं ये नहीं, कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अपने हेल्थ पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ मतलब नहीं है। दूसरा रहता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद जो है हम जितना मतलब अच्छा खाना खाते हैं, मतलब प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, जो कि अच्छा नहीं होता है। घर का पका हुआ खाना, मुझे लोग पूछते हैं वेज खाए नॉन वेज खाए, घर का पका हुआ है तो अच्छा ही होता है, दिक्कत नहीं आना चाहिए।
खाना अच्छे से खाना चाहिए। तीसरा है कि हमको अपना वेट मेंटेन करना है। ऐसे देखा गया है कि जिन लेडीज़ का वज़न ज़्यादा हो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क भी ज़्यादा है। तो अच्छा। अगर वेट आप अच्छे से मेंटेन करते हैं तो वेट मेंटेन करने के लिए मिनिमम एवरी डे 30 to 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी है। वो कैसी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज? या एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप जिम जिम में? जाइए। कुछ लेडीज का मानना है कि हम घर का काम करते हैं वो वही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है। नहीं, ये हाँ। एक्सरसाइज नहीं होती। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आपका जो पल्स रेट है वो 100 से ज़्यादा जाना चाहिए जब वो एक्टिविटी शुरू है। तो इसके लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि हम लेडीज़, मतलब जो सारे लेडीज़ हैं, वो कहीं पे भी घर के बाजू में कोई गार्डन है वहाँ पे वॉक के लिए जा सकती है। या 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 तो फिर समझ लीजिए वो तीसरी मंजिल पे रहती है तो ऊपर नीचे 5-6 बार भी करे ना तो वो एक्सरसाइज होती है। हाँ। तो मुझे ऐसे, जब मैंने एक लेडी को कहा था, बोला सर मेरे घर के बाजू में मॉल है, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? हाँ। नहीं, मॉल में जो आप देखते हैं वो आराम से आराम चलते से हैं, चलना करते है। हैं, वो सांस एक्सरसाइज, या चलनी चाहिए। वो एक्सरसाइज नहीं होती जब तक आपका पल्स रेट बढ़ता नहीं है। बट मैंने जैसे ये मॉल का पूछा तो वो लेडी के जो हस्बैंड थे उनका पल्स रेट हाई हो चुका था। मैंने कहा सर फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि वेरी रोज फनी। मॉल जाइए। बट यू नो कि रोज आप अगर आधा यानी घंटा वॉक भी सर जब करते सुना मॉल तो शोहर का बदल गया हाल। हैं। तो अगर ऐसे आप आपका वॉक करते हैं, सिंपल एक्सरसाइज है, वॉक करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं, तो इससे भी आपका वजन कंट्रोल में रहता है, आप हेल्दी रहते हैं। ऐसे में कैंसर होने का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कम हो जाता है। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि लाइफस्टाइल के चेंजेस अगर हम करें तो कैंसर होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता राइट। है। एंड दूसरा है कि अगर वक्त पे बच्चा हो, ऐसे देखा गया है कि अगर 30 साल की उम्र के पहले बच्चा हो तो कैंसर होने का रिस्क कम है। फिर जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, बच्चे को स्तन का दूध पिलाती है 1 साल तक, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम होता है। तो अच्छा। काफ़ी जो हमारे जो 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 पूर्वज थे, जैसे वो जी रहे थे, अगर हम भी वैसे सिंपल लिविंग अभी ला सके तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। यानी दूध पिलाने से भी इसका रिस्क कम रिस्क हो कम जाता होता है है, रिस्क और कम, न पिलाने से बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ राइट? जाता है, एम बढ़ आई जाता राइट? है, यस। डेफिनेटली देखिए डेफिनेटली। यानी कितना नेचुरल लाइफस्टाइल है और नेचुरल जीना ही हमारी असल ज़िंदगी है। करेक्ट सर करेक्ट। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट से बात बताई। अब मैं डॉक्टर जीतेश की तरफ चलूँगा और सर आपको भी वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता थैंक हूँ यू। आपका, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम यहाँ पर दिया। ये जो शोर हम लोग, अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो ये सारे पेशेंट्स का है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में इस कैंप में सुन्नी दावत इस्लामी की टीम एसडीआई उम्मीद के अंडर में और कोकनी डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर क्रिटिकेयर एशिया, ये बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और आज इस वक्त बेशुमार पेशेंट्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमको थोड़ा सा मौका मिला कि हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट से हम इस दरमियान बात कर सकें, तो मैंने इनको यहाँ पर बुला लिया कि चलिए सर थोड़ी देर हम बात कर लेते हैं। तो आप जो है वो थोरैसिक कैंसर के तो स्पेशलिस्ट हैं। बेसिकली तो पहले आप ये मुझे समझाएं हमारी भाषा में आवाम की कि थोरैक्स का मतलब क्या होता है? थोरैक्स का मतलब होता है हमारा छाती। छाती के अच्छा। अंदर जो भी चीज़ आता है, जैसे हमारे फेफड़े आ गए, अन्न की नली आ गई, इस चीज़ ये सबको हम थोरैसिक कैविटी के ऑर्गन्स कहेंगे। तो जी। इसके अंदर जो भी इसमें बीमारी होती लंग्स है, भी आते हैं। लंग्स, जी। ये फेफड़ा हो गया, फेफड़े, फेफड़े के हाँ। अंदर जो बीमारी होगी वो थोरैक्स के अंदर ही आएगा। जी। फेफड़े का कैंसर हो गया, अन्न नली का जो कैंसर हो गया, ये दोनों चीज़ इसमें आती हैं। इसके अलावा जो दूसरा आता है, वो अगर टेस्टिस में अगर कोई बीमारी कैंसर है तो वो भी आता है, स्प्रेड आता है छाती के अंदर, और लिम्फ नोड्स पे आ जाते हैं और उसमें स्प्रेड आता है, तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा ऊपर हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, वो नॉर्मली वेस्टिजियल ग्लैंड होता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में वो साइज़ बढ़ जाता है, तो वो भी थोरैक्स के अंदर आएगा। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड है, वो कभी कभी उसके लिम्फ नोड्स आ जाते हैं थोरैक्स के अंदर, तो वो भी सब हम ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली छाती के अंदर जो भी चीज़ आएगा, फेफड़ा, अन्न नली अच्छा, या आपने फिर फेफड़े की बात की तो इससे स्मोकिंग का भी रिलेशन होगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। कि स्मोकिंग, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मोकिंग करते हैं तो कैंसर होगा या स्मोकिंग नहीं करते हैं तो कैंसर नहीं होगा। जी। ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। जो स्टडीज़ आई हुई थी पहले, जो यूके बेस्ड स्टडीज़ थी, उसमें ऐसा पाया गया था कि
कैंसर दोनों पॉपुलेशन में है। जो स्मोक करते हैं उनमें भी कैंसर होता है और जो नहीं करते हैं ये उनमें बात भी होता आपने है। कही और मुझे हमारे साथी थे, उनकी बात याद आई। वो तंबाकू बहुत खाते थे, तो जी, मैं तो उनको रोकता था कि आप तंबाकू मत खाइए, वो कैंसर हो सकता है इसकी वजह से। बराबर। तो वो तो कहते थे अरे भाई अब 60 साल का हो गया हूँ तंबाकू खाते करेक्ट। खाते, अभी तक मुझे कैंसर नहीं हुआ, तो कैसे हो सकता है फिर। तो जो स्टडी था उसमें क्या था कि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ज़्यादा लोगों में कैंसर हुआ है, और जो नहीं करते हैं उनमें भी कैंसर था लेकिन उतने प्रमाण में नहीं था। तो बेसिकली स्मोकिंग से थोड़ा रिस्क इंक्रीज हो जाता है आपके। इंक्रीज हो जाता है, हाँ। बट ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग नहीं करोगे तो कैंसर नहीं होगा। अच्छा। आज की तारीख में हम अगर जो इंडिया में देखें, नंबर वन कैंसर जो है वो लंग कैंसर है। जी। फेफड़े का जो कैंसर है नंबर वन पे आता है, जी। और उसमें भी 30 to 40% फीमेल्स में आता है। जी। फीमेल्स में स्मोकिंग की मात्रा काफ़ी कम है इंडिया में एटलीस्ट। तो उनमें भी एक प्रकार का कैंसर होता है। तो बेसिकली लंग में दो प्रकार के अलग अलग कैंसर है। एक स्मोकिंग की वजह से होता है, एक बिना स्मोकिंग की वजह से होता है। जी। जो एडिनो कार्सिनोमा है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, नॉन स्मोकर्स में होता है। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। बेसिकली दोनों कोई भी प्रकार का कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड ही है। जी। स्मोकिंग अगर आप करते हो तो कोई ना कोई प्रकार के कैंसर में आएगा ही हो। हाँ। इतना स्मोकिंग का हमने एसोसिएशन पाया गया है कि किसी ना किसी प्रकार का कैंसर तो होगा ही। जी। तो ऐसा नहीं है कि फेफड़े का नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा। जी। तो स्मोकिंग नहीं करना है। बेसिकली आइडिया वही है कि इसमें स्मोकिंग। सर दो टाइप की स्मोकिंग होती है ना, एक एक्टिव एक पैसिव। हाँ, तो इसको जैसे होता मैं है। पी नहीं रहा हूँ, स्मोक नहीं कर रहा हूँ, बराबर। लेकिन ऐसे शख्स के साथ मैं बैठा हुआ हूँ बराबर। जो 20% इनहेल कर रहा है और 80% बाहर छोड़ता है। तो इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। जी। एक होता है एक्टिव स्मोकर, जो अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैंने जी। अगर स्मोक आसपास वाले रूम में अगर स्मोक हुआ है, तो बाकी लोग जो स्मोक नहीं कर रहे हैं वो जो इनहेल कर रहे हैं स्मोक को, इसको जी। बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड हैंड तो स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोक से भी कैंसर होता है। यानी ऐसी सोहबत भी अच्छी नहीं है। बराबर। तो इसीलिए जितना हो सके लोगों से दूर रहे जी। जो स्मोक कर रहे हैं, और या फिर अगर वो आपके आसपास अगर कहीं स्मोक कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि आप किसी और जगह जाके स्मोक करिए, अगर वो नहीं इसीलिए छुपा रहे एयरपोर्ट हैं। पर स्मोकिंग जोन्स बने हुए होते हैं स्मोकिंग जोन्स कि बने वहीं हुए हैं। जाके आप लोग करिए, बराबर। पूरे एयरपोर्ट को मत कीजिए पोल्यूट। तो स्मोकिंग एक कारण है। स्मोकिंग के अलावा भी काफ़ी कारण है, जिसमें जैसे एटमॉस्फेयर पोल्यूशन हो गया, जी। आसपास वाले एनवायरनमेंट में काफ़ी पोल्यूशन है। अगर लकड़ा ज़्यादा जल रहा है, गाड़ी ट्रैफिक में जैसे काफ़ी स्मोक होता है, टार होता है उसमें, तो उसमें भी उन एरियाज में तो जैसे सर ये जो कार है, जो मतलब ऑटोमोबाइल की वजह से जो वो है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड बाकी है, और भी जो बहुत सारे ये हमारे पोल्यूशन। हाथ में तो नहीं है सर। जी, और इसीलिए हम उसी एरिया में रहते हैं, तो कैसे करेंगे फिर। तो हर चीज़ जो कैंसर से रिलेटेड है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। तो कंट्रोल कैसे करना है कि आप जो भी पेशेंट स्मोक कर रहे हैं उनसे पहले तो उनको कहिए कि आप स्मोकिंग नहीं करें। और जो काफ़ी टाइम से स्मोक कर रहे हैं, जैसे कि जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, जो 15 से 20 साल से ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, रोज़ का 1 से 2 पैकेट स्मोक कर रहे हैं, तो उनको एक सीटी स्कैन करा लीजिए या चेस्ट एक्सरे करा लीजिए, उसमें पकड़ा जाएगा। तो बेसिकली हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ कंट्रोल में है उस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे स्मोकिंग जितना हो सके उतने लोगों को दूर रखें। बचपन में जो पकड़ लेते हैं स्मोकिंग करना, फिर वो लाइफ टाइम चालू होता है, तो बच्चों को स्मोकिंग से दूर रखें। जितना जल्दी वो स्मोकिंग पकड़ेंगे उतना ज़्यादा देर तक वो रिस्क हो स्मोकिंग जाएगा, हाँ। रिस्क हो एक जाएगा। चीज़ हमारे कंट्रोल में है सर, हम पीयूसी सर्टिफिकेट जो अपनी गाड़ी का होता है वो जेन्युइन ला सकते हैं। जी ज़रूर। तो वही हम हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया कि हाँ हर चीज़ लेकिन। हमारे चीज़ में हाथ में नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी तरफ से किसी और को तकलीफ ना हो। जी। जी। जैसा कि आपने सही कहा, एक पीयूसी सर्टिफिकेट है, और ये है कि हम ट्रेन में और सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें यूज़। जी। तो ट्रेन की सुविधा हो कि बस की सुविधा हो, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो अच्छा रहेगा। खैर, अभी तो मेट्रो वगैरह बन रही है, जब बन जाएगी तो थोड़ी सुविधा अच्छी हो जाएगी। Yes, फिलहाल जो definitely. ट्रेन का हाल है वो तो सब बेहाल देख ही रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतना है। इतना ज़्यादा गवर्नमेंट है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन इतने सारे पॉपुलेशन को रीच करना
एक बहुत बड़ा टास्क होता है Definitely. और उसमें हम अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी अंडरस्टैंड करेंगे करेक्ट उतना सर, ज़्यादा। मैं भी वही कहना चाह जी रहा था कि जी एटलीस्ट जो ट्रेन के स्टेशन है वहां पे थूकना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। थूकने से जी भी बहुत इन्फेक्शन और सब होता है। जी साफ सफाई जितना रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। ये तो हमारे हाथ में है जी बिल कि ये हमारे हाथ ये में है, हमारे हाथ में वो ये हम करना अब ऐसा चाहिए। कर सकते हैं। जी सर। अभी बेसिक हाँ जी बोलिए जी। बेसिकली किसी भी प्रकार का कैंसर को हर चीज़ हमारे, जैसे मैंने बताया, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जल्दी पकड़ना हमारे कंट्रोल में है। जैसे लंग कैंसर हो गया या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, किसी भी प्रकार का कैंसर हो गया, तो जैसे हर एक कैंसर का अलग अलग प्रकार का सिम्टम होता है। अब लंग कैंसर का जैसे हो गया, पेशेंट को काफ़ी देर से खांसी आ रही है, हम्म। और काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन खांसी में कोई राहत नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जी खांसी में खून आ रहा है। तो ऐसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है हमारा जो घर का फैमिली फिजिशियन होता है, जो फैमिली डॉक्टर है, उसके पास जाइए। हफ्ते 2 हफ्ते तक आपको राहत नहीं मिल रहा है तो आप आगे ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन कराना है। तो बहुत 3 प्रकार के सिस्टम होता है हमारे यहाँ पे। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, एक टर्शरी प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि आप जड़ से उस चीज़ को पहले, जब पैदा होने से पहले ही आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट चालू कर रहे हो। मतलब आप जी। कैंसर होगा नहीं इसके लिए पहले बचपन से आप लोग बच्चों को बता रहे हो कि स्मोकिंग नहीं करना है, अच्छा हेल्थ अच्छा रखना यहाँ है। एक चीज़ पूछूं सर आपसे, जी बोलिए। क्या कैंसर कंजेनाइटल भी हो सकता है? जी, बहुत सारे प्रकार के कैंसर कंजेनाइटल होते हैं, अच्छा वो फैमिलियल हमारी सिंड्रोम्स। पब्लिक को ये बताया कि कंजेनाइटल क्या होता है। कंजेनाइटल नहीं बोल सकते, इसको फैमिलियल बोल सकते हैं। अच्छा कंजेनाइटल तो हो गया कि पैदा हुए तो उसी तो टाइम पर हो लेकर गया, के आ गया, हाँ वैसा नहीं वैसा होता। नहीं एक होता है। होता है फैमिलियल कैंसर, होता है जिसमें जी हमारे जीन्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं म्यूटेशंस हैं हाँ। जो फ्यूचर में आपको तकलीफ देंगे। तो जी हर प्रकार के कैंसर में कुछ ना कुछ फैमिलियल म्यूटेशंस है। जैसे कि जी ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसमें फैमिलियल हेरिडेटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम होता है। तो उसमें 2-3 प्रकार के म्यूटेशन है जो काफ़ी कॉमन है। एक BRCA1 हो गया, BRCA2 हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप के म्यूटेशंस है। तो अगर आपके उसमें कुछ क्राइटेरियाज रहे, हर कैंसर में अलग अलग क्राइटेरियाज है, अगर आप वो उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आपको कहा जा सकता है कि आपको फैमिलियल सिंड्रोम है। तो फैमिलियल सिंड्रोम है तो क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली अगर आप, मुझे अगर कोई कैंसर है और मैं उस फैमिली सिंड्रोम के अंदर फिट होता हूँ, तो जो क्राइटेरिया उसका बेनिफिट मुझे नहीं होगा, लेकिन मेरे परिवार को ज़रूर होगा। जी कि जैसे अगर मेरा कोई भाई है, ब्लड रिलेशन में है, तो अगर मुझे कोई म्यूटेशन है और उसके अंदर वो म्यूटेशन भी है तो उसको भी होने का चांसेस है, क्योंकि सेम जीन्स तो हम दोनों का सेम ही है। जी तो अगर मैंने म्यूटेशन चेक कराया, मेरा पॉजिटिव आया, और उसका भी चेक कराया और उसमें नेगेटिव आया, तो उसको रिस्क नहीं है। जी तो फैमिलियल सिंड्रोम्स का फ़ायदा उसी में है कि आपके आसपास जो घर वाले हैं, ब्लड रिलेशन, उनका हम ब्लड टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि इनको होने का चांसेस है या नहीं। अगर है चांसेस तो उसका क्या प्रिकॉशन ले, कैसे प्रिकॉशन ले, कैसे उसको ट्रीट करना है। फेमस एग्जांपल जैसे एंजेलिना जोली का है, जी जिनको फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर सिंड्रोम था, BRCA1 पॉजिटिव थी। उन्होंने अपना दोनों ब्रेस्ट निकाल दिया, अब कैंसर का रिस्क है ही नहीं। अच्छा तो ऐसे फैमिलियल सिंड्रोम जहाँ पर भी आएंगे, जैसे कि आंतड़ी का, बड़ी आंत का कैंसर है, अगर HNPCC या फैब सिंड्रोम में आता है तो बड़ी आंत निकाल देते हैं हम। अगर प्री मैलिग्नेंट कैंसर बनने से पहले ही हम उस चीज़ को निकाल रहे हैं तो कैंसर नहीं बनेगा और उनकी लाइफ में भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला। जी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा अगर सब अनफॉर्चुनेटली कोई डिटेक्ट हो गया, जी। जैसे सीटी स्कैन पे आ गया और हो गया, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप क्या देते हैं? तो अभी डिपेंडिंग ऑन स्टेज, अभी जी हर प्रकार का, अभी जैसे लंग कैंसर कैसे की स्टेज होते हैं इसके? लंग कैंसर का मैं बताता हूँ। जैसे लंग कैंसर में कोई भी टाइप का कैंसर में स्टेज 1 to 4 होता है। अच्छा स्टेज 1 हो गया कि लंग के अंदर ही है, स्टेज 2 में लंग के अंदर है और आसपास वाले थोड़े लिम्फ नोड्स में है, जी और स्टेज 3 में हो गया कि साइज लंग के अंदर भी साइज बड़ा है और आसपास वाले लिम्फ नोड्स में नंबर ज़्यादा इन्वॉल्व है, जी और स्टेज 4 यानी अब पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं फैला हुआ है। तो ये प्रकार के सिंपल स्टेजिंग कोई भी प्रकार का कैंसर में होता है कि पहले स्टेज में लिमिटेड डिसीज़ है, सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा एडवांस हुआ है, आसपास वाले लिम्फ नोड को पकड़ा है, स्टेज 3 में ज़्यादा लिम्फ नोड को पकड़ा है, थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड है, और स्टेज 4 में बाकी बॉडी में स्प्रेड है। तो हर प्रकार के स्टेज के लिए अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट है, हर ऑर्गन का ट्रीटमेंट भी अलग अलग वेरी करता है। मेजॉरिटी स्टेज 1 कैंसर को सर्जरी से क्योर किया जा सकता है। सर्जरी के बाद आपको आगे और ट्रीटमेंट भी नहीं लेना पड़ेगा। तो कीमो भी है, रेडिएशन भी है उसके कीमो बाद? रेडिएशन अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जी टाइप के, अलग अलग टाइम पे ट्रीटमेंट आएगा। अभी स्टेज 1 लंग कैंसर है, सर्जरी किया, उसके आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना रेडिएशन ना कीमोथेरेपी।
अगर स्टेज 1 में है। स्टेज 2 है तो आगे अगर हमने जल्दी पकड़ लिया स्टेज 2 में, तो सर्जरी के बाद थोड़ा कीमोथेरेपी लगेगा। जी स्टेज 3 है, अगर हमने पेशेंट को स्कैन में पता चल गया स्टेज 3 आ गया है, तो पहले हम कीमोथेरेपी देंगे, साइज कम हो जाएगा, साइज कम होने के बाद फिर हम सर्जरी करेंगे, फिर वापस और कीमोथेरेपी लगेगी। अच्छा अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो फिर हम रेडिएशन देंगे। जी और स्टेज 4 में कीमोथेरेपी ही ऑप्शन है। जी रेडिएशन जब देंगे अगर उनके बॉडी में कहीं पर स्प्रेड है, जैसे जी स्पाइन में स्प्रेड है, जी उसकी वजह से उनको दिक्कत हो रहा है, तो फिर हम रेडिएशन देंगे। जी ये भी मोटा मोटी लंग कैंसर का जी ओवरऑल ट्रीटमेंट ऐसा रहेगा। जी जी तो वैसे ही अलग अलग ऑर्गन के लिए भी अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट है, जैसे जी कि अगर अतड़ी का है तो उसका अलग जी ट्रीटमेंट है। जय सर, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग इसलिए भी इलाज नहीं कराते हैं, ट्रीटमेंट, कि ये ट्रीटमेंट है ना, वो एक्चुअल डिसीज से ज़्यादा उनको तकलीफ वाला लगता है। से अभी कीमो लेगा, क्या हालत हो जाती है, तो उससे अच्छा है कि जैसा है रहने दो। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? सर नहीं, ये बहुत ही गलत मान्यता है। जी आज हम मुंबई शहर में बैठे हैं, जो देश का ही नहीं दुनिया का नंबर 1 शहर है। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे टाइप के हैं। मतलब मैं मेरे पेशेंट्स को यही एक्सप्लेन करता हूँ कि आप मुझ तक कैसे पहुँचे। आप गाड़ी में पहुँचे हैं कि कि आप ट्रेन में आए हैं? तो कहते हैं सर हम गाड़ी में आए हैं। मैं गाड़ी का भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। जी हाँ, मतलब हर एक चीज़ का साइड इफेक्ट होता है। हाँ ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट कीमोथेरेपी लेता है उसको साइड इफेक्ट आता ही है। जी अभी जो ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी देते हैं वो डे केयर में देते हैं अच्छा, कि पेशेंट आते एडमिट हैं, करने की ज़रूरत नहीं फुल ज़रूरत टाइम। ही नहीं है, जी 2-3 घंटे में कीमोथेरेपी लिया, घर पे भी चले गए। एंड हमें मालूम है कि ये अगर एक इंजेक्शन दिया है तो उल्टी जैसा हो सकता है, तो हम उसके लिए भी उल्टी जैसा हो सकता है उसके लिए एक दवाई पहले से शुरू कर दी ऑलरेडी है। प्रिकॉशनरी दे देते हैं हाँ उसको। हाँ, हमें मालूम है कि इससे शायद हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। जी मुझे मालूम है कम होने वाला है, मैं दूसरे दिन पेशेंट को कहूँगा या घर से मतलब उनके घर पे एक ब्रदर आ जाते हैं, एक इंजेक्शन दे दे दिया जाता है जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ऊपर रहती है। तो अभी सब कुछ बहुत ही कंट्रोल्ड वे में है। अ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कीमोथेरेपी लिया तो सब ऐसे पड़े हुए हैं। मतलब ये मैं खास मेरे सब पेशेंट्स को कहता हूँ हाँ, कि मैंने कोई ना बहुत कोई सुना आपको ये कम्युनिटी या में और सोसाइटी में कि ये बाबा ट्रीटमेंट लेना नहीं, इससे तो वो और मर जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये ये वही जो मिसकंसेप्शन है, मिथ है एक तरह ये की। जो मिथ जो लोग कहते हैं ना, उन्होंने शायद 1 या 2 पेशेंट देखे देखे जिनकी होंगे, हालत खराब हुई है। खराब हुई, हाँ बट इतने सारे पेशेंट जो अभी भी यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे, जी। कितने लोगों ने कीमोथेरेपी लिया है किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंटीबायोटिक्स के भी रिएक्शंस होते हैं कई हर एक लोगों चीज को, के हर सर, एक हर चीज़ एक के चीज के रिएक्शंस हो होते हैं। सकते हैं, बट और तो डॉक्टर जानता है क्या देना है क्या नहीं देना करेक्ट है, करेक्ट तो उतना करेक्ट। ट्रस्ट तो रखना चाहिए और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। एंड ऑप्शन नहीं है, मतलब अगर ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं लेते आप तो मतलब हम कहते हैं ना कि लाइफ बहुत ही कम हो जाती है। जी वर्सेस जो हम ब्रेस्ट कैंसर का इलाज लेते हैं, जो अर्ली स्टेज में कैच करके करते हैं, तो 99% चांस है कि वो क्योर हो जाता है, कि जी उससे आपकी लाइफ को धोखा नहीं है। जी। अब एंड में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है, और अक्सर होते हैं बेचारे ऐसे, अब वो इस डर से भी ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं कि मैं तो जाऊंगा ही, मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, नहीं तो नहीं नहीं उनको आप सर, क्या सजेस्ट करेंगे, किसको अप्रोच करें, कहाँ जाएं? नहीं सर, मैं सारे पेशेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि पैसे बाद में आते हैं, ज़िंदगी पहले आती है। हम क्रिटिकेयर एशिया में इसका बहुत ध्यान रखते हैं। किसी के पास पैसा नहीं भी है, हमारे पास क्रिटिकेयर एशिया में आ सकते हैं। मुंबई जैसे शहर में बहुत सारे ट्रस्ट है जो कि कैंसर पेशेंट्स की मदद करते हैं। हाँ एंड सब 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 ट्रीटमेंट हो जाता है। तब थोड़ा बहुत मैं ये नहीं कहूँगा, गलत रहेगा कहना कि सब कुछ फ्री में हो जाता है, बट अगर आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करें आपके साइड से, हम जहाँ पे कहते हैं ट्रस्ट में जाए करें, तो काफ़ी हद तक पैसा आ जाता है, अच्छे से इलाज हो सकता है। बाकी मैं आपको ये गारंटी देना चाहूँगा, क्योंकि पैसा कम है कि पैसा नहीं है, इसलिए सब स्टैंडर्ड इलाज हम कभी नहीं करेंगे। जी हमें हमारे हॉस्पिटल का नाम भी ऊंचा रखना है, तो ऐसा काम नहीं किया जाता है। एंड पैसा नहीं है इसके लिए हम किसी को मना भी नहीं करेंगे, हम अरेंज करेंगे पैसे ट्रस्ट से और सब जगह से। जी डोनेशंस लाएंगे हम
अपने चार्जेस मिनिमल करेंगे, फ्री में करेंगे, बट इलाज होगा पेशेंट। इंसानी जान कीमती है। Definitely, बहुत definitely. बहुत शुक्रिया डॉक्टर जय और डॉक्टर जितेश, दोनों भी जय जय ही हैं, तो जय से जय भी है। और आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान की 78 इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। इसमें SDI उम्मीद, क्रिटिकेयर एशिया, कोकनी डॉक्टर्स एसोसिएशन और होप्स इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, होप्स इंडिया की तरफ से फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फ्री मेडिसिन नॉट ओनली फॉर दिस ओकेजन but also they are registering the names of the patients, and they will keep providing them with the medicines continuously. Excellent, sir. Yes. Wonderful So initiative. बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपको बधाइयाँ इस इंडिपेंडेंस डे की। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया। Thank थैंक यू। you. Thank you.